Assalamualaikum. Welcome to Learners Academy lesson 27. Adjusting to a chronic illness. जब क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चलता है तो वो पता चलना एक शॉक के साथ आता है। कोई भी फिजिशियन जब आपको डायग्नोसिस देता है किसी भी बीमारी का तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, ग्रेट शॉक। हम हैरान हो जाते हैं। इनिशियल रिएक्शन ऑन हैविंग अ क्रोनिक कंडीशन। इनिशियल रिएक्शन क्या हो सकता है, फ्रैंकलिन ने डिस्क्राइब किया था सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पे शॉक आता है, एन एमरजेंसी रिस्पॉन्स मार्क बाय 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। एमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे मार्क करता है, बीइंग स्टर्न, बिहेविंग एज एन ऑटोमेटिक फैशन, feeling detached from the situation, that is feeling like being an observer rather than a participant in the event that occur. शॉक लास्ट कर सकता है शॉर्ट वाइल के लिए और कंटिन्यू भी रह सकता है वीक तक, और अक्कर करता है सम डिग्री इन एनी क्राइसिस सिचुएशन पीपल एक्सपीरियंस एंड इज़ लाइकली टू बी मोस्ट प्रोनाउंस्ड व्हेन द क्राइसिस कम्स विदाउट वार्निंग। अचानक जब आपके साथ कोई इशू हो जाता है, कोई क्राइसिस आ जाते हैं तो आपको क्या होता है, शॉक लगता है, और अक्सर हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। सेकंड, इनकाउंटर वो फेज़ है जो मार्क्ड है बाय डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ लॉस, ग्रीफ, हेल्पलेसनेस, डिसअपीयर एंड बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय रियलिटी। रिट्रीट में आ जाता है फेज़ इन विच पीपल टेंड टू यूज़ अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज such as denying either the existence of the health problem or its implication, but then reality began to intrude. The symptoms remain or get worse. retreat करना है सारी चीज़ों को, base of operation patient tend to contact reality a little at time until they reach some form the adjustment to the health problem and its implication. People who use denial and other avoidance strategy do so to control their emotional response. जो लोग डिनाइल की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म या और कोई अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेसर को, स्पेशली व्हेन दे बिलीव दे कैन डू नथिंग टू चेंज द सिचुएशन। जब उन्हें पता होता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हॉस्पिटलाइज्ड पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंडीशन एंड फ्यूचर रिस्क फैक्टर्स, those individuals who use avoidance strategy heavily gain less information about their condition than those who use these strategies to a lesser degree. पेशेंट को नीड होती है डिसीजन लेने की अबाउट देयर इमीडिएट ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हाउ कैन दे मेक दिस डिसीजंस रेशनली, किस तरह से वो डिसीजन लें इफ़ दे फेल टू टेक इन द इंफॉर्मेशन दैट द प्रैक्टिशनर प्रेजेंट टू देम। फिर कहता है बाद में क्या होता है, वो उनको ज़रूरत हो सकती है प्रमोट करने की देयर रिकवरी, रिड्यूस करने के लिए लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एडजस्ट देयर लाइफ स्टाइल्स। सोशल रिलेशनशिप्स एंड मीन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीज़ें भी उनको साथ साथ देखनी होती हैं रिट्रीट में। इन्फ्लुएंस ऑन कोपिंग विद हेल्थ क्राइसिस, हेल्दी पीपल टेंड टू टेक देयर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, और क्या होता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं टू बी एबल टू कैरी आउट देयर डेली एक्टिविटीज़ एंड सोशल रोल्स फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट विदाउट सब्सटेंशियल डिसरप्शन ड्यू टू इलनेस। और जब सीरियस इलनेस या इंजरी हो जाती है, देयर एवरीडे लाइफ एक्टिविटी आर डिस्टर्बेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंडीशन इज़ टेम्पररी आर क्रोनिक। द फर्स्ट फेज़ इज़ कोपिंग विद इट आर सिमिलर। जब इसके साथ पहला जो फेज़ होगा डील करने का वो सिमिलर होगा, जैसे सारी चीज़ों में करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, इन कंट्रास्ट टू द शॉर्ट टर्म डिसरप्शन that temporary illness causes, chronic health problem usually require that patient and their families make permanent behavioral, social and emotional adjustment. अगर chronic illness है तो उसमें जो है एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है फैमिली को।
क्राइसिस थ्योरी की बात करते हैं। क्राइसिस थ्योरी में ये होता है कि इसमें ये क्वेश्चन पहले किया गया है कि क्यों इंडिविजुअल्स डिफरेंटली कोप आउट करते हैं अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ। रोडोल्फ ने 1986 में क्राइसिस थ्योरी दी थी और जो डिस्क्राइब करती है किन फैक्टर्स पे बेस करता है ये इन्फ्लुएंस हाउ पीपल एडजस्ट ड्यूरिंग अ क्राइसिस। अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें क्लियर पता चल रहा है कि पहले 3 चीज़ें बताई गई हैं: इलनेस रिलेटेड फैक्टर्स, बैकग्राउंड एंड पर्सनल फैक्टर, फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये रिस्पॉन्सिबल हैं क्राइसिस के लिए। और फिर क्या है, कोपिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये तीनों डिपेंड करते हैं कॉग्निटिव अप्राइजल पे, मीन परसीव्ड मीनिंग ऑफ इलनेस, एडाप्टिव टास्क और कोपिंग स्किल्स पे, और फिर उसके बाद आउटकम ऑफ क्राइसिस जो इससे आते हैं। इलनेस रिलेटेड फैक्टर में क्या कहता है कि सम हेल्थ प्रॉब्लम प्रेजेंट अ ग्रेट थ्रेट टू अ पर्सन। कुछ इस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ग्रेट थ्रेट देते हैं पर्सन को उनके बरक्स और जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी निस्बत। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पेन फील होता है, लाइफ थ्रेटनिंग ये हो सकते हैं। जिस तरह से एग्जांपल इसने दी है, एज यू माइट एक्सपेक्ट द ग्रेटर द थ्रेट पेशेंट परसीव फॉर एनी ऑफ द दिस फैक्टर। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, ज़्यादा थ्रेट लेगा तो क्या होगा, द मोर डिफ़िकल्ट दे आर लाइकली टू हैव कोपिंग विद देयर कंडीशन। फिर उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी कोप आउट करने में। पेशेंट जो होते हैं डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है, हर बंदे का अपना माइंड सेट है और डिफ़िकल्टी होती है उन्हें कोप करने में इलनेस रिलेटेड फैक्टर को, जो कि इन्वॉल्व है इनोइंग और एम्बैरेसिंग चेंजेस इन बॉडी फंक्शंस, और जो अटेंशन ड्रॉ करते हैं उनकी उस कंडीशन की तरफ। जो लोग इलनेस है जिनमें, ठीक है, फॉर इंस्टेंस वी नीड आर्टिफिशियल डिवाइसेस फॉर कुछ लोग इस तरह से हैं, उनकी इलनेस इतनी सीवियर है कि उनको एक्सक्रीशन के लिए आर्टिफिशियल डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती है यूरिनरी वेस्ट के लिए। और ये डिवाइसेस नोटिसेबल होती हैं, इधर इनका पता चल जाता है डोर से, या फिर उसके इम्प्रेशन ऑफ द सोशल इम्पैक्ट सच एज डिवाइसेस हैव। और इसके अलावा ये होता है कि बैकग्राउंड एंड पर्सनल फैक्टर्स भी क्राइसिस थ्योरी में डिस्कस हुए हैं। बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है। क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल और बिहेवियर रिसोर्सेज पे भी बेस करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जो बंदा जिसको क्रोनिक डिजीज़ है, अगर तो वो अब मेंटेन कर सकता है सेल्फ इस्टीम को, और उसमें ये थॉट्स हेल्पलेसनेस की या होपलेसनेस की नहीं आती, तो वो बेहतर तरीके से कोप आउट कर सकता है। ये उसके पर्सनल फैक्टर्स हैं। और बैकग्राउंड में क्या है कि जिस तरह से जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं, मैन जो है ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। जिस तरह से कहा जाता है थ्रेटेंड बाय द डिक्रीज इन एम्बिशन, विगर एंड फिजिकल पावर। और फिर कहता है कि इसमें क्या होता है, मैन जो होते हैं कंपैरिजन विद वो मैन क्या है, कॉन्फिडेंट है इन द स्टेबिलिटी ऑफ देयर फिजिकल एबिलिटी एंड बॉडी फंक्शनिंग। फिर आ जाता है टाइमिंग ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम इन द पर्सनस लाइफ स्पैन आल्सो अफेक्ट द इम्पैक्ट ऑन हिम और हर। इन द केस ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, उनकी जो कॉग्निशंस हैं लिमिटेड होती हैं, वो मतलब बीमारी का वो सही तरह से उसको महसूस भी नहीं कर सकते और उसके बारे में बता भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। फ़िज़िकल एंड सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। फ़िज़िकल और सोशल फीचर्स जो एनवायरनमेंट के अफेक्ट करते हैं क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स में, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर इंस्टेंस आर यूजली वेरी डल एंड कन्फाइनिंग फॉर पेशेंट, देयर बाय डिप्रेसिंग देयर जनरल मोरल एंड मूड। फिर क्या होता है, सम इंडिविजुअल्स द होम इन्वायरमेंट में नॉट बी मच बेटर। घर की मतलब घर का माहौल अच्छा इतना नहीं होता, इतना बेहतर नहीं होता। और मैनी पेशेंट्स हैव डिफ़िकल्टी गेटिंग अराउंड देयर हाउसेज और परफॉर्मिंग सेल्फ हेल्प टास्क। तो उनके लिए भी इशू होता है लैक स्पेशल इक्विपमेंट्स और टूल्स दैट कैन हेल्प देम टू डू टास्क एंड बी मोर सेल्फ सफिशेंट। और जो पेशेंट्स सोशल एनवायरमेंटल फंक्शन, पेशेंट्स के जो सोशल एनवायरमेंटल फंक्शन होते हैं, मतलब जो सिस्टम वो परफॉर्म कर रहा है
बिहेवियर ऑफ ईच पर्सन इज़ अफेक्टिंग द अदर, मीन्स एक बंदे का बिहेवियर दूसरे बंदे को लाजमी तौर पे अफेक्ट कर रहा है। फिर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ सोशल सपोर्ट आ जाती हैं। चिल्ड्रन और अडल्ट जो होते हैं इल हैं टिपिकली, ठीक है, come from their immediate families. People in old age whose spouse are either decreased or unable to help are likely to receive support mainly from their children. जिनका स्पाउस उनकी हेल्प नहीं कर सकता तो वो हेल्प लेते हैं अपने बच्चों से, बट आल्सो फ्रॉम सिबलिंग्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स, और वही हेल्प वो अपने सिबलिंग्स से भी लेते हैं, फ्रेंड से भी लेते हैं और नेबर से भी लेते हैं। We will talk about the coping process in adjusting to chronic illness in our next chapter. हम बाकी बात नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।